बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटेरियल मैनेजमेंट पे ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इसका टॉपिक है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट से मुराद है कि वो ऑपरेशन जो मटेरियल मैनेजमेंट के लिए आपको कंसिडर करने चाहिए, यानी जिनकी बेस के ऊपर आपकी मटेरियल मैनेजमेंट जो है वो गुड और बैड हो सकती है। अगर आप इनको कंसिडर करते हुए अपनी प्लानिंग करेंगे मटेरियल्स के लिए तो आप उसी तरह का रिज़ल्ट लेंगे। जिनको आप छोड़ देंगे उस वहाँ पे कुछ बैड इम्पैक्ट आ सकता है, और जिनको आप स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके ऊपर प्लान करेंगे, सोचेंगे, तो आपकी प्लानिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इसको आप इस तरह से समझें कि कोई भी इकॉनमी उस वक्त स्ट्रॉन्ग होती है जब उसकी गुड्स एंड सर्विसेज स्ट्रॉन्ग हो। तो रिच इकॉनमी के पीछे उसके गुड्स एंड सर्विसेज होगी। किसी भी रिच कंट्री को देखें, लाइक जापान है, तो उसके पीछे उसकी स्ट्रॉन्ग गुड्स एंड सर्विसेज हैं। गुड्स एंड सर्विसेज कब स्ट्रॉन्ग होंगी? जब उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल अवेलेबल होंगे, और स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल ही को हम प्लान कर रहे हैं। यानी हमारी जो प्लानिंग है, मटेरियल मैनेजमेंट है, वो उन मटेरियल के लिए है जो अवेलेबल हैं, जो नेचुरली अवेलेबल हैं, या नेचुरली अवेलेबल मटेरियल को फिर प्रोसेस करके कोई प्रोडक्ट बनाई जाती है, कोई सेमी रॉ मटेरियल बनाया जाता है, जिसको फिर हमने फिनिश गुड में यूज़ करना है। तो हम क्या तलाश कर रहे हैं? हम या तो नेचुरल रॉ मटेरियल तलाश कर रहे हैं कि हमने इनको मैनेज करना है, इनको प्लान करना है अपनी प्रोडक्शन के लिए, या जो भी हमारा प्रोसेस है जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं या जिस बिज़नेस को हम लोग आफ्टर कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पे हमें ये मटेरियल चाहिए। तो वो या नेचुरल रिसोर्सेज से होंगे या फिर वो सेमी नेचुरल होंगे। सेमी नेचुरल से मुराद होता है कि जो नेचुरल से आगे फर्दर प्रोसेस होके आ जाए। जैसे बताया था कल के लेक्चर में कि अगर आयरन, खाम आयरन जो है वो ज़मीन से निकाला जाए तो उसको प्रोसेस करके स्टील बनाया जाएगा। तो स्टील जो है वो सेमी रॉ मटेरियल है। तो अब स्टील से आगे फिर कुछ भी बन सकता है, जो भी आपका प्रोसेस है। आप गाड़ी बनाना चाहते हैं, आप कुछ जो भी बनाना चाहते हैं तो जितनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी की स्ट्रेंथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ उसके रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज। क्योंकि रॉ मटेरियल और गुड्स एंड सर्विसेज हर जगह यूज़ होता है, तो फिर हम सिंपल गुड्स को नहीं कंसिडर कर सकते। तो जब भी यूज़ किया जाएगा वर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, तो जितनी गुड्स एंड सर्विसेज स्ट्रॉन्ग होगी उतनी कंपनी रिच होगी या उतनी कंट्री रिच होगा। और उन गुड्स एंड सर्विसेज के पीछे जो होती हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं। तो अब उन रॉ मटेरियल के लिए जितनी हमारी बेहतर प्लानिंग होगी, जितनी बेहतर मैनेजमेंट होगी, जो कि हमारा टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट, तो उतनी ही आगे फिर गुड्स एंड सर्विसेज स्ट्रॉन्ग होगी। और गुड्स एंड सर्विसेज के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कंपनी या कंट्री रिच कंट्री कहलाएगा। ये रिच बड़ी कंपनी कहलाएगी कि जी ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत प्रॉफिटेबल है। अच्छा, अब ये जो हमारी एनवायरनमेंट है जिसको हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट से मुराद है कि जो हमने ऑपरेशन करना है, जो हमने प्लानिंग करनी है इन रॉ मटेरियल के लिए, वो किस चीज़ के ऊपर बेस करे। उसके दो फैक्टर हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इंटरनल फैक्टर में हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपकी जो प्लानिंग है वो कौन करेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे हायरार्की होती है, आपने एक ऑर्गेनोग्राम बनाया हुआ कि जी ये डिपार्टमेंट्स हैं, उनका ये फंक्शन है। तो अब जो मटेरियल प्लानिंग है ये कौन करेगा? ये सम टाइम जो छोटी कंपनीज होती हैं वहाँ पे प्रोडक्शन वाले खुद ही कर रहे होते हैं, और सम टाइम ये प्रोक्योरमेंट वाले कर रहे होते हैं, सम टाइम ये स्टोर या वेयर हाउस मैनेजमेंट वाले लोग कर रहे होते हैं, और सम टाइम ये एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है जो कि इस तरह की मटेरियल प्लानिंग कर रहा होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कि किसने करना है। तो जो बेस्ट इसके अंदर पॉलिसी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए कि एक इंडिपेंडेंट
मटेरियल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होना चाहिए जो मटेरियल्स के लिए प्लानिंग करता रहे। अच्छा, नंबर 2 है पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर होते हैं कि आपने जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसके लिए क्या प्रोसीजर बनाया हुआ है, क्या पॉलिसी है उस कंपनी की। तो पॉलिसी क्या हो सकती है, एक तो सीधा सीधा आप मतलब नॉर्मल चीज़ें आती हैं कोई भी जो नॉन हैज़र्डस हो सकती हैं और सेफ़ हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर आ गई तो आपने जितने बैग हैं उनको काउंट किया, जो आपकी रिक्विजिशन थी उसके हिसाब से उनको काउंट कर लिया, उसकी क्वालिटी चेक कर ली, उसको अनलोड करवा लिया, स्टेकिंग कर दी। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें अगर आपके पास कोई पॉलिसी प्रोसीजर है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी अवेलेबल तो आप इसको इजीली हैंडल कर लेंगे और कॉमन सा जो प्रैक्टिस है कि अनलोडिंग करवाई और एक जगह जो आपने नॉमिनेट की हुई वहाँ पे स्टिकिंग करवा दी। लेकिन अब एक डेंजरस चीज़ आ जाती है, कोई एसिडिक केमिकल आ जाता है, कोई हाईली डेंजरस चीज़ आ जाती है, कोई केमिकल आ जाता है, तो उसकी हैंडलिंग आपने करनी है। तो ये एक सिंपल हैंडलिंग नहीं है कि आपने उसको किस तरह से अनलोड करवाना है और किस तरह से किसी सेफ जगह पे रखना है। उसकी जो प्रिकॉशनरी मोटिव आपने लेने हैं उसके लिए कोई आपने वहाँ पे फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट लगाने हैं, उसमें आपने कोई एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट है या कोई इस तरह की चीज़ें। तो मतलब कोई अगर हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, केमिकल फट जाए या कुछ डेंजरस ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाए, तो उससे बचने के लिए आपके पास क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर है। अगर आपके पास कोई पॉलिसी एंड प्रोसीजर नहीं है तो आपका वो जो मटेरियल प्लानिंग का प्रोसेस है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब कुछ अगर इंसिडेंट हो जाता है तो इट मीन्स कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, तो उससे क्या हुआ कि रिसोर्स भी ज़ाया हुए, अमाउंट भी ज़ाया हुई, एक बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा, एक हैज़र्ड हुआ और आपकी जो प्रोडक्शन जिसके लिए उसने यूज़ होना था वो भी डिस्टर्ब हो गई। इसके लिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी में था जॉब के ऊपर, तो वहाँ पर कुछ साइंस लैब थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मेरा केमिस्ट्री लैब की ये बात है कि वहाँ पे एथेनॉल एब्सोल्यूट की रिक्वायरमेंट होती थी लैब के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स के। तो अब एथेनॉल एब्सोल्यूट जो है वो बिल्कुल हाईली फ्लेमेबल प्रोडक्ट है कि उसको आग लग जाए तो वो मतलब वो दूर से ही आग को अगर जल रही है तो उसको खींच के तो वो बिल्कुल जल जाएगा और जलता रहेगा जब तक कि वो पूरा जितना पड़ा है वो सारे का सारा डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसकी अगर किसी को नहीं पता तो अगर आपने एथेनॉल क्या होता है, ये अल्कोहल होती है। और अगर आप रेस्टोरेंट में देखें कि जो बुफे के बाउल होते हैं उनके नीचे एक दिया जल रहा होता है तो उसमें एथेनॉल होती है। तो वो सिंपली लिक्विड डालते हैं, उसको आग लगा देते हैं तो उससे वो हीट पैदा होती है। फ्यूल के लिए भी यूज़ होता है लेकिन फ्लेमेबल होता है। तो अब उस प्रोडक्ट को हमें ख़रीदने के लिए नॉमिनल सी प्राइस होती है, जैसे 200-300 रुपये पर लीटर। लेकिन उस 200-300 रुपये पर लीटर वाली प्रोडक्ट को जो कि हमें शायद 10-20 लीटर की रिक्वायरमेंट होती थी, तो उसके ऊपर कुछ लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, क्योंकि उसके लिए एक फायर प्रूफ कैबिनेट बनाई गई, उसके साथ कुछ सिक्योरिटी कैमरे भी लगाए गए और फायर के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, वाटर शावर और फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट, वो सब इंस्टॉल किए गए। तो उसके बाद हमें गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ा कि जी हमने इसको स्टोर करना है। तो आप आके उन्होंने आके चेक किया और सारी इन्वायरमेंट को इंस्पेक्ट करके फिर वो अथोराइजेशन दी कि ठीक है आपकी इन्वायरमेंट सेफ़ है इसको रखने के लिए। तो अब वो 5-10 लीटर की जो क्वांटिटी थी बिल्कुल नॉमिनल थी, उसको रखने के लिए उसके ऊपर लाखों रुपया खर्च करना पड़ा। तो इस तरह से आपकी, और अगर हम वो नहीं करते तो ये जो लॉज हैं, लोकल लॉज हैं गवर्नमेंट के, उनको भी डिसोबे करते, कुछ इंसिडेंट होता तो उस बिल्डिंग को भी नुकसान होता, स्टूडेंट्स को भी नुकसान हो सकता था या और भी जो भी। तो इट मीन्स कि आपको प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोसीजर, पॉलिसीज़ बनाने पड़ेंगी कि आपने किस तरह से अपने मटेरियल को
लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग, उनकी स्टेकिंग, उनकी वेयर हाउस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें कैसे करनी है। सिंपली प्लान कर लेना कि जी हमने प्रोडक्शन वालों को इतनी रिक्वायरमेंट है तो हम इतना इतना ऑर्डर करेंगे और इस तरह से ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, तो ये सिंपल सी बात नहीं है कि ये मटेरियल मैनेजमेंट है। मटेरियल मैनेजमेंट बियॉन्ड दिस के और बहुत सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर हो गया। नंबर 3 है इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्पैक्ट करता है मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर कि आपके पास किस तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मतलब क्या कोई लोकल मैनुअली आप कर रहे हैं सारी काउंटिंग कि इतनी रिक्वायरमेंट थी, इतनी आ गई है, इतनी इन हैंड है, इतनी प्रोसेस में ऑर्डर किया हुआ है, ये रास्ते में आ रही है और टोटल हमारी इतनी रिक्वायरमेंट, ये आप सारा हाथ से लिख रहे हैं, एक्सेल के ऊपर शीटें बना रहे हैं। कोई लोकल टाइप का ERP सिस्टम लगा हुआ है जो कभी ख़राब हो जाता है, कभी चल जाता है, या कोई अच्छा कोई मतलब ब्रांडेड ERP सिस्टम है जो आपको ऑनलाइन इंटीग्रेट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ और आपकी जो सर्वर है सेफ रहते हैं, ऑन रहते हैं, UPS लगा हुआ है। तो ये सारे चीज़ें जो है ना ये काउंट करती हैं आपकी परफॉर्मेंस और उसके ऊपर जो भी आप मटेरियल प्लानिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं कि आपने किस तरह से, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, आप कितना एक्यूरेट है। तो इसको भी आप मटेरियल प्लानिंग और मैनेजमेंट का एक हिस्सा समझें जो कि उसको इम्पेक्ट कर सकता है। गुड एंड बैड इम्पैक्ट जो भी हो सकता है ये उसके ऊपर बेस करता है। ये चीज़ें जितनी बेहतर होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, उतना ही आपका सिस्टम जो है मटेरियल मैनेजमेंट के लिए वो बेहतर होगा, और जितनी वीक होंगी उतना ही आपका सिस्टम भी वीक होगा। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टोर की स्पेस है, इक्विपमेंट है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मतलब आपकी बिल्डिंग कैसी है वेयर हाउस की जिसमें आपने उन चीज़ों को रखना है, वहाँ पे इक्विपमेंट की क्या पोजीशन है, मूवमेंट कैसे होती है, क्या लोग खुद ही कंधे पे सर पे उठा के उनको मूव करते हैं या उसके लिए कोई प्रॉपर स्टोरेज के जो इक्विपमेंट होते हैं, हैंडलिंग इक्विपमेंट वो इंस्टॉल हैं उनके थ्रू होता है, रैकिंग की क्या पोजीशन है। तो ये सारे का सारा भी मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर इम्पेक्ट करता है कि आपकी एफिकेसी जो एफिशिएंसी है उसको इससे। नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं जो इम्पेक्ट कर सकते हैं आपकी मटेरियल प्लानिंग को, इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।